गुड आफ्टरनून टू ऑल। और कैसे हैं सभी? बढ़िया है। अच्छा, आप लोगों ने पिछली वाली बजट की वीडियो आपने देखी होगी। उसमें मैंने बताया था कि बजट हिस्ट्री क्या है, कैसे इंडिया में बजट स्टार्ट हुआ, कैसे बजट का टाइम और बजट का डे चेंज हुआ, ठीक है ना। ड्रीम बजट क्या था, या फिर ये भी कि पहला जो डेफिनेट बजट है वो कब और किसने फिक्स किया था। ठीक है बेटा, चलिए आज हम जानेंगे टाइप्स ऑफ बजट क्या होते हैं। ठीक है ना, चलो देखो बजट में आज हम जानेंगे टाइप्स ऑफ बजट। टाइप्स ऑफ बजट, बजट के प्रकार, बजट के प्रकार यानी बजट कितने प्रकार का होता है। वैसे तो नॉर्मली हम बात करें तो दो ही प्रकार का बजट होता है। कौन सा भाई? देखो, अगर हम बात करें इनकम के बेस पर, रिसिप्ट के बेस पर, एक्सपेंस के बेस पर, तो दो टाइप का। कौन सा? रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। लेकिन देखो, वैसे में नाम कितने बजट का सुना है, तो एक होता है जिसको बोलते हैं सरप्लस बजट। सरप्लस बजट, सरप्लस बजट को हिंदी में क्या बोलते हैं? ये होता है जैसे लाभ का बजट। दूसरा बजट क्या होता है बेटा? दूसरा बजट होता है, चलो पहले इसके बारे में जान लेते हैं। लाभ का बजट क्या होता है, सरप्लस बजट होता क्या है। ठीक है, तो देखो आपको बता दें, इसमें जो टोटल इनकम होती है, इसमें से टोटल एक्सपेंडिचर को माइनस करते हैं, तो हमारे पास कुछ प्रॉफिट बचता है, कुछ लाभ बचता है, और ऐसा बजट कहलाता है हमारा सरप्लस बजट। यानी आप इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे आप कुल आय माइनस कुल व्यय। कुल आय माइनस कुल व्यय। ओके, तो ये हो गया कुल आय माइनस कुल व्यय। तो इसमें हमें क्या मिला? ऐसा बजट इसमें इनकम ज्यादा हो, एक्सपेंडिचर कम हो, और ऐसा बजट इंडिया जैसे देशों में यानी डेवलपिंग कंट्रियों में पेश नहीं किया जाता। तो फिर कहां किया जाता है? जो डेवलप्ड कंट्री है, जिनमें इनकम बहुत ज्यादा, एक्सपेंडिचर लिमिटेड है, ऐसी कंट्रियों में पेश किया जाता है सरप्लस बजट। क्लियर हो गया होगा? जैसे आपने कहा सर कौन सी बजट है? यूएस हुआ, ब्रिटेन हुआ, जापान हुआ, ठीक है ना, इसके अलावा और रसिया वगैरह जो भी, ये क्या है? डेवलप्ड कंट्री है। अब आप कहोगे सर डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री में क्या अंतर है? तो इसके लिए आप लास्ट में जाइए प्लेलिस्ट में, और उसमें देखिए कि जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दी है इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमी के बारे में उसमें दिया होगा डेवलपिंग और डेवलप क्या होती है। ठीक है, तो हटा दो इसको। तो एक हो गया हमारा सरप्लस बजट क्या होता है। दूसरा बजट क्या है हमारा? दूसरा प्रकार क्या है सेकंड वाला? इसको बोलते हैं बैलेंस बजट। इसको बोलेंगे बैलेंस बजट। बैलेंस का मतलब क्या होता है भाई? समान बजट। समान बजट का मतलब क्या होता है? टोटल इनकम बराबर टोटल एक्सपेंडिचर। कुछ समझ में आया भाई? कुल आय बराबर कुल व्यय। मतलब जहां पर आय और व्यय दोनों बराबर हैं, एक रुपए का इनकम हुआ और पूरा 1 रुपये खर्च हो गया, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल इनकम बराबर है, ऐसा बजट जो है आपका बैलेंस बजट कहलाता है। और ऐसा बजट भी इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री, विकासशील देशों में पेश नहीं किया जाता। ऐसा बजट भी आपके डेवलप कंट्री में पेश किया जाता है। क्लियर हुआ? चलिए तीसरा क्या होता है? थर्ड बजट। थर्ड तीसरा पॉइंट, तीसरा कौन सा हमारा?
ये होता है डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट, और इसको बोलते हैं घाटे का बजट। घाटे का बजट, बजट डेफिसिट। अच्छा, मैं लास्ट क्लास में बताया था कि इंडिया के बजट में पहली बार जो घाटे बजट पेश किया गया था, कब किया गया था? 1974 में किया गया था। किसने किया था? मोरारजी देसाई ने। कितना घाटा था उसमें? 550 करोड़ का। ओके ना? चलिए, इसमें क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम। ओके, इसका मतलब है कुल व्यय माइनस कुल आय। मतलब व्यय में से हमने क्या घटा दिया? आय घटा दिया। मतलब हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा है और इनकम कम है। ठीक है ना? यानी आमदनी 98, खर्चा रुपया। इनकम कम हो रही है और एक्सपेंडिचर ज्यादा आ रहा है, और उस एक्सपेंडिचर जो ज्यादा हो रहा है उसको मैनेज करने के लिए हम क्या लेते हैं? डेप्ट लेते हैं। डेप्ट लेते हैं भाई, बोरोइंग करते हैं। कुछ लॉन्ग टर्म बोरो होती है, कुछ शॉर्ट टर्म बोरो होती है, और उसकी वजह से फिर क्या होता है? फिर हमारा फिस्कल डेफिसिट होता है, राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट। ठीक है ना? और ऐसा बजट पेश होता है कहां पर? भारत जैसे देशों में। भारत जैसे देशों में, यानी जो विकासशील देश हैं, ऐसे देशों में ये पेश किया जाता है। इंडिया में कैसा बजट पेश होता है? तो बजट डेफिसिट पेश होता है इंडिया में। समझ में आ गया? चलिए देखिए, एक होता है हमारा, फोर्थ पॉइंट लिख लो, जीरो बेस्ड बजट। इसको बोलेंगे हिंदी में शून्य आधारित बजट। शून्य आधारित बजट, जीरो बेस्ड बजट। ये क्या होता है? ध्यान से सुनना बेटा। हम जब बजट पेश करते हैं, जो हमारी गवर्नमेंट बजट पेश करती है, फाइनेंस मिनिस्टर बजट पेश करते हैं, तो उस बजट का एक साल का जो बजट होता है, यानी 1 फाइनेंशियल ईयर का जो बजट होता है, उस बजट में हमें 3 साल का बजट डेटा प्राप्त होता है। लास्ट ईयर का, यानी हमारा करंट ईयर है, ये कैसा ईयर है? करंट ईयर है, जो चल रहा है, इसका चालू वित्त वर्ष, चालू वित्त वर्ष है। इससे पिछला वाला, लास्ट ईयर वाला 2021 और 22 का बजट। ओके, ये इसका हमारे पास कौन सा? ये है हमारा पिछला वर्ष जो बीत चुका है, गत वर्ष। इसको बोलते हैं गत वर्ष, बोलेंगे इसको, लास्ट ईयर। ठीक है? इसके अलावा आगे हमारे पास रहता है जिसका नाम है 2023 का और 24 का बजट पेश होगा अब 1 फरवरी 2023 को। और इसका हमारे पास अभी कौन सा डेटा? किसकी बात कर रहे हैं? करंट ईयर की। इसका हमारे पास होता है अप्रॉक्सीमेट डेटा, यानी संभावित डेटा। ठीक है? इसका कैसा होता है? ये फाइनल डेटा होता है बेटा, फाइनल डेटा, अंतिम आंकड़े। अंतिम आंकड़े ये क्या होता है? ये चालू वित्त वर्ष में वर्तमान आंकड़े होते हैं। इनको आप क्या बोलोगे? जो करंट डेटा होता है हमारा, करंट ईयर में करंट डेटा हो गया। यहां पर अप्रोक्सीमेट डेटा होता है जो नेक्स्ट ईयर होता है हमारा। तो हमने इस ईयर का जो बजट तैयार किया था, वो बजट लास्ट ईयर के बजट डेटा पर बेस्ड था। लास्ट ईयर के बजट डेटा पर बेस्ड था। इसका मतलब है
कि 1 फरवरी को बजट पेश होता है, उससे पहले 31 जनवरी अगर वो वर्किंग डे है तो यहां पर पेश होता है बजट रिव्यू। बजट रिव्यू इसको बोलते हैं बजट समीक्षा। बजट समीक्षा पेश होती है और इस पर बेस्ड होता है नेक्स्ट ईयर का बजट। पहले से बना था भाई, हमने इतना जो प्रॉफिट कमाया, इतना इनकम हुई, इतना हमने एक्सपेंडिचर किया, इतना पैसा हमारा डेब्ट के रूप में आया। ये सारा डेटा हम जो है पिछले वर्ष का दे देते हैं, उस पर बेस्ड होता है हमारा नेक्स्ट ईयर का। अब हम जो पेश करेंगे 2023 वर्ष का बजट, वो इस पर बेस्ड होगा। इसका बन जाएगा मतलब फाइनल डेटा, और ये बन जाएगा हमारे कौन से करंट डेटा और अगले साल का अप्रॉक्सीमेट डेटा। इस तरीके से होता है। अगर जैसे अगर जो बजट हम तैयार कर रहे हैं वो लास्ट ईयर के बजट डेटा पर बेस्ड नहीं होता, दैट इज कॉल्ड जीरो बेस्ड बजट। अभी नहीं समझ में आया? सुनो ध्यान से। जो बजट लास्ट ईयर के बजट डेटा पर यानी जो अंतिम आंकड़े होते हैं उन पर आधारित नहीं होता, पिछले वर्ष के गत वर्ष के बजट के आंकड़ों पर आधारित नहीं होता, उसे कहते हैं हम शून्य आधारित बजट। समझ में आ गया? क्लियर? चलो देखो, अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत का पहला जीरो बेस्ड बजट कब और किसने पेश किया था, तो आंसर क्या होगा? देखो, फर्स्ट जीरो बेस्ड बजट ऑफ इंडिया, भारत का पहला शून्य आधारित बजट, शून्य आधारित बजट, भारत का पहला शून्य बजट किसने पेश किया था? इधर देखो, ये पेश हुआ था अप्रैल 1987 में। ओके, किसके द्वारा? प्रेजेंटेड बाय राजीव गांधी। किसके द्वारा पेश किया था? प्रेजेंटेड बाय राजीव गांधी। राजीव गांधी जी के द्वारा ये बजट पेश किया गया था अप्रैल 1987 में, जिसको हम बोलेंगे फर्स्ट बजट जीरो बेस्ड बजट था। समझ में आ गया? एक तो ये हो गया हमारा। चलिए हटाता हूं इसको। इसके बाद एक और टाइप लिख लो। एक टाइप होता हमारा जेंडर बजट। जेंडर बजट इसको बोलते हैं आनुवांशिक बजट। ऐसा भी होता है क्या? जेंडर बजट होता है, आनुवांशिक बजट, ऐसा क्या होता है इसमें? तो बड़ा ध्यान सुनो। बजट में हर प्रकार की स्कीम वगैरह हमारे मौजूदा स्थिति को देखते हुए दी जाती हैं। गवर्नमेंट एनालिसिस करती है कि किस सेक्टर में या किन लोगों को किस प्रकार की फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट है और हम कितनी हद तक उसको दे सकते हैं। ठीक है? जेंडर बजट क्या होता है? ऐसा बजट जिसमें स्कीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है दी जाती है, बनाई जाती है, स्पेशली फॉर वुमेन एम्पावरमेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। मतलब जो स्कीम है, स्कीम स्पेशली फॉर वुमेन एम्पावरमेंट और चाइल्ड डेवलपमेंट। इसको मतलब है कि जो उसमें योजनाएं होंगी, योजनाएं जिस बजट में योजनाएं स्पेशली मतलब विशेषतः किसके लिए हैं? महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास
उस बजट को हम बोलते हैं जेंडर बजट। और भारत का पहला जेंडर बजट, द फर्स्ट जेंडर बजट ऑफ इंडिया, लिख लो बेटा इसको, भारत का पहला आनुवंशिक बजट, भारत का पहला आनुवंशिक बजट, भारत का पहला आनुवंशिक बजट ये किसने पेश किया था? 2005 और 6 का बजट था, फाइनेंशियल ईयर है, प्रेजेंटेड बाई, किसके द्वारा पेश किया गया? पी चिदम्बरम, पी चिदम्बरम, पी चिदम्बरम के द्वारा 2005 और 6 का बजट पेश किया गया था। ओके बच्चा, चलिए समझ में आ गया ना? तो मतलब भारत का पहला जेंडर बजट जो है 2005-6 में ये पेश किया गया था पी चिदम्बरम के द्वारा। समझ में आ गया? चलिए तो ये आपके टाइप्स ऑफ बजट थे। अब हम बात करते हैं अपने यूनियन बजट की। आम बजट, इसको हम कैलकुलेट करते हैं 2 तरीके से। सर कैसे? देखो ध्यान से, इसको 2 तरीके से करते हैं कैलकुलेट। पहला होता है हमारा रेवेन्यू बजट, रेवेन्यू बजट होता है बेटा, रेवेन्यू बजट। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं राजस्व बजट। बेटा विजिबल है अच्छे से, ठीक है ना? दूसरा हमारा बजट कौन सा है? कैपिटल बजट। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे पूंजीगत बजट। इसको बोलेंगे पूंजीगत। 2 प्रकार के बजट हमारे पास आ गए, ठीक है? अच्छा, इसमें भी 2 पॉइंट है हमारे। कौन कौन से सर? एक रहेगा रेवेन्यू रिसिप्ट, यानी इसको बोलेंगे राजस्व प्राप्तियां, राजस्व प्राप्तियां। एक तो ये हो गया राजस्व प्राप्तियां। अच्छा, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसको बोलेंगे राजस्व व्यय। ओके, राजस्व प्राप्तियों में कैसे आता है? इसमें ही आता है टैक्स रिसिप्ट, इसको बोलेंगे कर प्राप्तियां। एक होता है नॉन टैक्स रिसिप्ट, इसको बोलेंगे गैर कर प्राप्तियां। ठीक है ना? एक तो हो गई आपकी टैक्स रिसिप्ट हो गई, एक हो गई नॉन टैक्स रिसिप्ट। ऐसे ही यहां पर ये भी आपका 2 पार्ट में डिवाइड है, इसको भी लिख लो बेटा। कैसे? एक होती है कैपिटल रिसिप्ट, इसको बोलेंगे पूंजी प्राप्तियां। दूसरी क्या होती है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसको बोलेंगे पूंजी व्यय। क्लियर हो रहा है? अब देखिए यहां पर क्या क्या आता है इसमें? डेब्ट रिसिप्ट,
यानी इसको बोलेंगे ऋण प्राप्तियां। और इसको बोलेंगे नॉन डेप्ट। इसको बोलेंगे गैर ऋण प्राप्तियां। ठीक है भाई, ये देखो ध्यान से, अच्छे समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा होगा बेटा। इसको हम चाहो तो ऐसे करके लाइन कर दें यहाँ पे, तो हमें और ज्यादा अच्छे से आ जाएगा। देखो ये चीज है, हमारा जो बजट है, एक तो रेवेन्यू बेस्ड होता है, कैलकुलेट करने के लिए कैपिटल रेट होता है। रेवेन्यू बेस्ड में रेवेन्यू रिसिप्ट होती है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। ऐसे इधर कैपिटल बेस्ड में कैपिटल रिसिप्ट होती है और कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो ध्यान से, अब एक क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, सर आपने रेवेन्यू रिसिप्ट लिखा है इधर और इधर लिखा हुआ है कैपिटल रिसिप्ट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट? राजस्व प्राप्तियां और पूंजी प्राप्तियों में अंतर क्या होता है? ठीक है ना। देखो ध्यान से सुना, दोनों में क्या अंतर है, अगर एक बार में ध्यान सुनोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो गवर्नमेंट ऑफ प्राप्तियों का मतलब क्या है? इनकम हो रही है। प्राप्तियों का मतलब क्या हो रहा है? इनकम हो रही है। गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है, पैसा तो यहां भी आ रहा है, लेकिन ये कौन सा पैसा है? ये कौन सा पैसा है? ये पैसा है। दैट मनी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत सरकार का वो मनी which is not liability of the government, but is not liability नहीं है, वापस नहीं करना है सरकार को, वो पैसा वापस नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल नीचे है टैक्स, भाई इनकम टैक्स का पैसा है, कॉर्पोरेट टैक्स का पैसा है, गिफ्ट टैक्स का पैसा है, जीएसटी का पैसा है। ये बताओ बेटा, क्या ये पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वापस करना है? नहीं ना। तो क्या लायबिलिटी है? नहीं। सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लायबिलिटी नहीं है। इधर नॉन टैक्स रिसिप्ट, टैक्स नहीं है, फिर भी गवर्नमेंट के पास आ रहा, कैसे सर? इस वजह से जैसे चालान का पैसा है, एप्लीकेशंस का पैसा है, पेनाल्टी का पैसा है, इंटरेस्ट का पैसा, ये सब क्या है? ये गवर्नमेंट के पास आ रहा है। क्या गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया था? नहीं, टैक्स नहीं है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट के पास आ रहा है, लेकिन सरकार को वापस नहीं करना है। इट इज नॉट लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के ऊपर लायबिलिटी नहीं है। दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू रिसिप्ट। सरकार के पास इसको वापस नहीं करना, उधार नहीं करना है, देना नहीं है। ये पैसा कैसा है? ये पैसा इनकम कैसी है? ये रेवेन्यू रिसिप्ट। क्लियर है? दूसरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वो इनकम जो गवर्नमेंट पर लायबिलिटी होती है, सरकार की वो इनकम जो सरकार को वापस करनी है, वो भी विद इंटरेस्ट के, विद ब्याज के भुगतान करना होता है। डेब्ट, ऋण का पैसा, आईएमएफ से पैसा लिया, लिसन, आईएमएफ से पैसा लिया, वर्ल्ड बैंक से पैसा लिया, एआईआईबी से पैसा लिया, एनडीबी से पैसा लिया, एडीबी से पैसा लिया, जहां से भी पैसा लिया उसे छोड़ो, आरबीआई से पैसा लिया, अरे पब्लिक से पैसा लिया, वो सारा पैसा वापस करना है, नहीं करना है? यस करना है सर। तो वो पैसा किस में आएगा? कैपिटल में। इनकम तो हुई, बट इट इज द लायबिलिटी ऑन द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट पर लायबिलिटी होती है, वापस करना है। नॉन डेप्ट, ये क्या होता है? नॉन डेप्ट का मतलब होता है, मान लो जैसे विजय माल्या नरेंद्र मोदी का नाम सुना है, अच्छे से पैसा लेके बैंकों का भाग गए, बैंकों ने अपने आप को दिवालिया कर दिया है, तो गवर्नमेंट बैंक ना, गवर्नमेंट उसकी भरपाई कर रहा है, लेकिन उस पैसे को जब कवर किया जाएगा, रिकवर किया जाएगा, तो वो पैसा नॉन डेप्ट का पैसा है, वापस करना है, लेकिन डेप्ट नहीं लिया, फिर भी वापस करना है। समझ में आ गया? ये होती है बेटा आपकी जो है इन दोनों में। क्लियर हो गया होगा? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलो अब आते हैं उस पर, सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों में क्या डिफरेंस है, ये बताइए मुझे। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ध्यान से सुनना, एक बार में समझ में आ जाएगा बेटा, एक बार में ही समझ में आएगा। यस बिल्कुल आएगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट के लिए ना तो इनकम जनरेट करता है
और ना ही कोई प्रोडक्टिविटी बनाता है, ना तो कोई इनकम नहीं हो रही, ना ही कोई प्रोडक्टिविटी हो रही, ना तो इनकम हो रही ना प्रोडक्टिविटी हो रही, और वो पैसा कहलाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मनरेगा स्कीम है उसके तहत पैसा दिया, SC/ST वेलफेयर के तहत पैसा दिया, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत पैसा दिया। क्या वो पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कोई इनकम बनाएगा? इनफैक्ट वो वापस भी नहीं आएगा। क्लियर है ना? और वो कोई प्रोडक्टिविटी बना रहा है? मनरेगा से क्या प्रोडक्टिविटी नहीं है बताइए? वो तो मजदूरों को एक रोजगार देने के लिए बनाई गई है। किसान मानधन स्कीम जो किसान सम्मान निधि जो है उसमें देखिए, उसमें कहां से पैसा आएगा? वो किसानों को एक हेल्प है। ये पैसा जाता है लेकिन आता नहीं, खर्च हो गया गया, भूल जाओ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये पैसा नो इनकम नो प्रोडक्टिविटी। ओके, आप ऐसे लिख लो इसको मैं हटा दे रहा हूं यहां पर, नो इनकम नो प्रोडक्टिविटी, यानी आय नहीं और उत्पादकता नहीं, दोनों में से कुछ भी नहीं, ना तो इनकम हुई ना ही आपकी उत्पादकता हुई। अब इधर आ जाओ, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो एक्सपेंडिचर जिससे इनकम भी होगी, जिससे प्रोडक्टिविटी भी होगी। विजिबल हो रहा है? विजिबल हो रहा है? प्रोडक्टिविटी, यानी देखो मैं इधर लिख रहा हूं थोड़ा सा ऊपर इधर, यहां देखो, इससे इनकम यानी आय भी होगी, प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता भी बनेगी। कैसे सर? हाउ इट इज पॉसिबल? बताएं, आप बिल्कुल बताएंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहेगा हमें हाईवेज का प्रोजेक्ट चलाना है, हाईवेज बनाए, तो हाईवेज बना, क्या हो गई? प्रोडक्टिविटी ना, और हाईवे से टैक्स आया, वो क्या हो गई? इनकम हो गई। क्लियर? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मान लो कहा कि हम इस बजट में दिया गया था कि हम जो वंदे भारत ट्रेन बनाएंगे, 100 वंदे भारत ट्रेन बनाएंगे, 200 वंदे भारत ट्रेन बनाएंगे। वंदे भारत ट्रेन क्या है? बन के तैयार हुई, प्रोडक्टिविटी मिली, प्रोडक्टिविटी हो गई और उससे होने वाली इनकम जनरेट हो गई। समझ में आया? तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर, यहाँ नो इनकम नो प्रोडक्टिविटी, यहाँ इनकम प्रोडक्टिविटी दोनों है। समझ में आ गया? तो ये होता है बेटा आपका जो है बजट का कंसेप्ट। चलिए अब मैं आपको बताता हूं, इसमें ये नोट कर लिया आपने, बड़ा अच्छे से इसको नोट कर लो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, बता दो। चलिए देखो, ध्यान से सुनो, इधर ध्यान से सुनो बेटा कि यहां पर एक और चीज मैं आपको बताने वाला हूं। टैक्स रिसिप्ट क्या होती है? कर प्राप्तियां क्या होती हैं? टैक्स रिसिप्ट क्या होती है? टैक्स कर। 2 टाइप्स ऑफ टैक्स होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट टैक्स और एक होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है ना? अब यहां पर बोलेंगे प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। दो तरीके होते हैं, एक तो प्रत्यक्ष कर होता है और एक होता है अप्रत्यक्ष कर। दोनों में डिफरेंस क्या है? पहले हम लोग डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं? जिसका वर्डन, जिसका बोझ, जिसका भार उसी व्यक्ति पर पड़ता है जो इसको पे करता है।
इसका वर्षन उसी व्यक्ति पर पड़ता है जो उसको क्या करता है, पे करता है, इसका भुगतान करता है उस वक्त। ओके, इधर जैसे फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स, इनकम टैक्स इसको बोलते हैं आयकर। एक और एग्जाम्पल कॉर्पोरेट टैक्स, इसको बोलते हैं निगम कर। एक और गिफ्ट टैक्स, इसको बोलते हैं उपहार कर। वेल्थ टैक्स संपत्ति कर, ठीक है ना, संपत्ति कर। इधर देखिए अपने कर में क्या आता है, जीएसटी, ग्रॉस, सॉरी जीएसटी होता है गुड्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसको नहीं बोलेंगे वस्तु एवं सेवा कर। ये होते टैक्स। टैक्स के ऊपर कमेटी कौन सी बनी थी, कमेटी, इसका नाम है चलैया कमेटी, इसका नाम है चलैया कमेटी, चलैया समिति, इसका नाम है चलैया, चलैया समिति, चलैया समिति। टैक्स के ऊपर कमेटी बनी थी, उसका नाम, चलिए देखिए, ठीक है ना। तो गुड्स और सर्विस टैक्स हो गया इधर, उधर कौन सा हो गया, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स। देखो इनकम टैक्स लगता है किस पर बेटा, इनकम पर। किस पर लगता है, चलो मैं इसको हटा देता हूं, इसको हम जीएसटी को बाद में पढ़ेंगे। जीएसटी अपने आप में बहुत अच्छा टॉपिक है, जीएसटी में बाद में पढ़ाऊंगा। देखो इनकम टैक्स का मतलब क्या है, यहाँ पर इनकम टैक्स होता है वो इनकम पर लगता है, इनकम पर, इनकम मतलब आय पर। इनकम जो स्लैब है, स्लैब क्या है बेटा, यहाँ पर इनकम टैक्स स्लैब क्या है, इनकम टैक्स स्लैब क्या है, आयकर का स्लैब क्या है। तो 2.5 लाख से लेकर के 5 लाख कितना परसेंट है बताइए। तो यहाँ पर 5 लाख तक तो वैसे फ्री है, सीनियर सिटीजन के लिए फ्री है, ठीक है ना। चलिए तो 5 लाख से यहाँ पर कितना तो लगता है 7.5%, नहीं 5%, 5%। 5 लाख से लेकर के 7.5 लाख तक 10%, 7.5 लाख से लेकर के ये बनेगा आपका 10 लाख तक 15%, ठीक है ना। यहाँ पर 10 लाख से लेकर के 12.5 लाख तक 12.5 लाख कितना बनेगा 20%, ठीक है ना, 20% हो गया। इसके बाद में 12.5 लाख से लेकर के 15 लाख तक कितना बनेगा 25%। ये क्या बन रहा है, ये टैक्स स्लैब बन रहा है, ठीक है ना, ये टैक्स स्लैब है। इसका चीज ध्यान रखना, यहाँ पर इनकम टैक्स स्लैब जो है आपकी मानी जाती है। चलिए कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है, कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है, देखो ये होता है जो कंपनी होती है, कंपनी जो होती है, कंपनी, कंपनी का जो बैलेंस शीट होता है, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट जो होता है, इस पर जो प्रॉफिट शो होता है, प्रॉफिट इस पर लगता है, प्रॉफिट मतलब लाभ जो होता है, कंपनी का जो लाभ होता है उस पर लगता है बेटा आपका जो है टैक्स। कितना परसेंट बेटा, आज के टाइम में 25% है कॉर्पोरेट टैक्स, कितना 25%। इस पर भी 3% की सब्सिडी मिल जाती है, सब्सिडी मिलती है, सब्सिडी, तो ये बन जाता है केवल 22%। तो 22% पे होता है, 20% पे होता है। सब्सिडी नहीं मिलती है तो 25% और मिलती है तो कौन सी, तो फिर 22% केस होता है, ठीक है ना। अच्छा गिफ्ट टैक्स क्या होता है, वेल्थ टैक्स क्या होता है, तो गिफ्ट टैक्स,
आपकी इनकम को बाहर कर बोलते हैं इसको। आपकी इनकम अगर टैक्स के दायरे में आती है तो उससे ज्यादा का आप जो है गिफ्ट लेते हैं और किसी को देते हैं तो गिफ्ट टैक्स लगता है बेटा। ये टैक्स लगता है किस पर लगता है? रिसीवर पर। रिसीवर पर जो प्राप्त करता होता है, प्राप्त करता। जैसे मान लो, जैसे बोला कि पीवी सिंधु, पीवी सिंधु का नाम सुना है? पीवी सिंधु ये कौन है? बैडमिंटन खेलती है, बैडमिंटन खेलती है, बैडमिंटन प्लेयर है। इसने जो है मेडल जीता। कहाँ जीता मेडल? मेडल कहाँ जीता इसने? मेडल जीता। और मेडल जीता कहाँ पर? जो बीजिंग ओपन हुआ था, बीजिंग ओलंपिक हुआ था बीजिंग वाला, उसमें जीता। तो सचिन तेंदुलकर ने क्या किया? इनको गाड़ी गिफ्ट की, कार गिफ्ट की। मान लो फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ की कार थी तो इनको 35% क्या देना पड़ा? टैक्स देना पड़ा। लेकिन हालांकि इन्होंने लेने से मना कर दिया था कि हमें पैसा ही दे दो, आप कार ना दो। तो इस वजह से क्या हुआ है? 35% टैक्स हुआ। तो ये गिफ्ट टैक्स होता है बेटा, ठीक है बेटा। तो गिफ्ट टैक्स किस पे लगता है? जो उसको प्राप्त करता है, खरीदने वाले पर नहीं लगता है, जो उसको लेता है उस पर लगेगा, ठीक है ना। चलो देखो, जैसे मान लो अभिषेक बच्चन का मैरिज हुआ ऐश्वर्या के साथ में, और अमर सिंह यादव जो एक मंत्री थे उस समय यूपी में, तो उन्होंने उसकी शादी में 1 करोड़ की गाड़ी गिफ्ट की। तो उसमें क्या हुआ? तो वहां पर गिफ्ट पर लिया किसने? अभिषेक बच्चन ने। तो उनको गिफ्ट टैक्स देना पड़ेगा 35%। वेल्थ टैक्स क्या होता है? जमीन पर जो लगने वाला कर होता है, संपत्ति पर लगने वाला कर जो होता है वो होता है वेल्थ टैक्स। गिफ्ट टैक्स सुनो, जैसे मान लो कौन बनेगा करोड़पति? KBC, ये तो सुना ही है ना। अरे भाई गिफ्ट टैक्स का मामला देखो, कौन बनेगा करोड़पति? इसमें 5 करोड़ था मैक्सिमम, अब तो 7 करोड़ हो गया है। 5 करोड़ जब था, 5 करोड़ मान लो किसी ने जीता, ये विन किया उसने, वो मतलब जिसने भी जीता इसको, जीतने के बाद 35% क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। और बची हुई राशि इसको दे दी जाएगी। यानी 5 करोड़ में से एप्रॉक्स 1.5 करोड़ का क्या हो जाएगा? टैक्स हो जाएगा, ठीक है ना। ये टैक्स बन गया, भाई टैक्स बन गया, और बचा उसको दे दिया जाएगा। तो ये था गिफ्ट टैक्स, ठीक है बेटा। नॉन टैक्स क्या होते हैं? नॉन टैक्स रिसिप्ट क्या होती है? इसको बोलते हैं गैर कर प्राप्तियां। गैर कर प्राप्तियां क्या होती है? ध्यान से सुनो। नॉन टैक्स, सरकार ने टैक्स नहीं दिया लेकिन फिर भी उसकी इनकम हो रही है। जैसे मान लो कि चालान का पैसा होता है, चालान का पैसा, पेनाल्टी का पैसा होता है, जुर्माना का पैसा होता है, एप्लीकेशंस का पैसा होता है, आवेदन। ये पैसा जो है, ये पैसा क्या टैक्स लगाया था? नहीं लगाया था। तो ये होती है नॉन टैक्स का पार्ट, गवर्नमेंट के पास आ रहा है, ये नॉन टैक्स का पार्ट होता है। क्लियर है बेटा? चलिए हटा देना मैं इसको, नॉन टैक्स वाले को। अब हम आते हैं डेट रिसिप्ट में। नहीं, डेट रिसिप्ट में बाद में आएंगे। पहले नॉन टैक्स हमने मतलब पढ़ लिया है, और एक टैक्स में पार्ट पढ़ा हमने कि भाई टैक्स में ही एक रहता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है ना, यानी अप्रत्यक्ष कर रहता है, ठीक है ना। इसमें हम पढ़ेंगे बेटा जीएसटी, और मैं इसको एक अलग टॉपिक में जो है पढ़ाऊंगा जीएसटी को बेटा, ठीक है ना। जीएसटी वाले टॉपिक पढ़ाऊंगा, ओके। चलो
देखिए बेटा जीएसटी वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, इससे अगला टॉपिक में जीएसटी पढ़ाऊंगा। देखो ध्यान से, यहां पर मैं आपको बता देता हूं एक और पॉइंट। देखो नॉन टैक्स बता दिया, नॉन टैक्स बता दिया। अब देखो डेट रिसिप्ट क्या होती है। डेट रिसिप्ट, डेट रिसिप्ट क्या होती है, ध्यान से सुनना। जैसे एक मिनट इतना ध्यान रखो, मैं दोबारा से आपको बताता हूं नॉन टैक्स क्या होती है। नॉन टैक्स रिसिप्ट, इसमें से कुछ पॉइंट और नोट करने हैं आपको। जैसे जैसे आपने कहा कि इंटरेस्ट रिसिप्ट, ब्याज प्राप्तियां, इंटरेस्ट ब्याज प्राप्तियां, ब्याज प्राप्तियां। भाई लोन दिया गवर्नमेंट ने, वहां से उनको क्या मिला, इंटरेस्ट मिला, ब्याज मिली, ठीक है ना, ब्याज मिली यहां से। तो ये भी पैसा किसमें आता है, नॉन टैक्स में आता है, ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना, ये भी पैसा किसमें आता है, नॉन टैक्स में आता है। चलिए देखिए, ब्याज प्राप्तियां हो गई, नॉन टैक्स रिसिप्ट हो गया। इसके अलावा और क्या होता है नॉन टैक्स में, जो मैंने अभी आपको बताया था, चालान का पैसा, पेनाल्टी का पैसा, जुर्माना जो होता है, जुर्माने का पैसा, ये भी इसमें आता है, ठीक है। एप्लीकेशंस का पैसा, एप्लीकेशन यानी आवेदन वाला, आवेदन का पैसा, ठीक है ना, ये भी इसमें आता है। तो ये सारा पैसा जो है ये किसमें आता है, नॉन टैक्स में आता है, ठीक है बेटा। चलिए इसके आगे एक और चीज आपको बता दूं। अब रहता है हमारा डेट रिसिप्ट क्या होती है। डेट रिसिप्ट, डेट रिसिप्ट क्या होती है भाई, यानी ऋण प्राप्तियां क्या होती हैं, ऋण प्राप्तियां, ऋण प्राप्तियां क्या होती हैं। इसमें दो तरीके के ऋण होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म मतलब कम अवधि के, कम अवधि के ऋण, कम अवधि के ऋण शॉर्ट टर्म। और ये अधिक या लंबी अवधि के, लंबी अवधि के ऋण, ठीक है ना बेटा। अच्छा ये पैसा कहां से आता है, ये पैसा हम लेते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं, इनसे, जैसे मान लो इसमें देखो क्या क्या रहता है। एक तो रहता है मार्केट लोन, मार्केट लोन होता है, यानी इसको बोलेंगे बाजार ऋण, बाजार ऋण। ये क्या होता है मार्केट लोन, भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिक्योरिटी इशू कर दी, लोगों के पास, लोगों ने उसको खरीद लिया डिस्काउंट पर, तो मार्केट से पैसा ले लिया, मार्केट लोन, ठीक है ना। शॉर्ट टर्म बोरिंग हो गई, ठीक है ना। देखो इसके अलावा मार्केट लोन हो गया, स्टेट प्रोविडेंट फंड हो गया, स्टेट प्रोविडेंट फंड हो गया, यानी राज्य भविष्य निधि, भविष्य निधि का पैसा होगा, ये भी वापस करना होता है। इसके अलावा एक्सटर्नल डेट हो गए, एक्सटर्नल डेट हो गया, यानी बाहरी ऋण जो होते हैं। बाहरी ऋण का मतलब है आईएमएफ से पैसा लिया, वर्ल्ड बैंक से पैसा लिया, आईएमएफ से पैसा लिया, वर्ल्ड बैंक से लिया, एनडीबी से लिया, नेशनल और न्यू डेवलपमेंट बैंक, एआईआईबी से लिया, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो ये क्या है, ये बाहरी ऋण होता है, डेट, ठीक है ना। ये बाहरी ऋण तो क्लियर हो गया। मार्केट लोन, सिक्योरिटी इशू कर दिया, राज्य भविष्य निधि, स्टेट प्रोविडेंट फंड होता है, पीएफ का पैसा, एक्सटर्नल डेट बाहरी ऋण होता है इसे लेने वाला। तो ये होते हैं दो तरीके के, क्लियर बेटा। तो यहां पर हम डेट रिसिप्ट के बारे में जानिए। अब लिख लो नॉन डेट रिसिप्ट क्या होती है। नॉन डेट
रिसिप्ट्स क्या होती हैं? गैर ऋण प्राप्तियां क्या होती हैं? ध्यान से सुना बेटा, गैर ऋण प्राप्तियां। यहां पर आता है रिकवरी ऑफ लोन एंड एडवांसेस यानी ऋण एवं अग्रिम की वसूली, ये आता है भाई। जो बैंकों का पैसा है, बैंक्स का जो मनी है, जो डेब्ट है, जो एनपीए हो चुका है, नॉन परफॉर्मिंग हो चुका है, उसको सरकारी तो रिकवर करेगी। और रिकवर कैसे करेगी भाई? अपने तरीके से, ठीक है बेटा। तो ये पैसा, इसके अलावा और भी मिसलेनियस आती है, ठीक है ना बेटा। चलो, तो आज के लिए इतना ही। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे आपको। आप इसको अच्छे से देखना बेटा, अच्छे से देखना, और देख करके उसको लाइक करना, दूसरे लोगों को भी इसको शेयर करना, और अगर अच्छी लग रही तो बेटा इसमें कमेंट और लाइक भी आप कर लेना। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।